गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया। दरअसल मैं जब सोकर उठा, अपनी चाय बना चुका था मैं और रिकॉर्डिंग के लिए आ रहा था, उस समय फिर भारती भी उठ गई तो बोली मेरे को भी चाय दे दो। तो फिर मुझे थोड़ा सा जो है दोबारा से चाय बनाना पड़ा। ऐसी पोजीशन होती है भाई कभी कभी घर में ना, ठीक है। सबके जो दिखता है वैसा होता नहीं है, कि जो होता है वो बाहर दिखता नहीं है। खैर छोड़ो, है ना। अब ये तो क्या है, ये तो हमारे आपके बीच की सीक्रेट बात है। सीक्रेट बात यूट्यूब पर। तो अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि अभी कल जो है एनटीए में जो है वो कुछ बच्चों ने रिप्रेजेंटेशन दिया, उन्होंने री नीट के लिए भी, और कुछ पॉइंट जो है एनटीए के सामने उन्होंने रखे हैं। और जो उनके जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है उन लोगों ने एनटीए को रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। कोर्ट में भी अर्जी लगा रहे हैं वो लोग। तो कहने का मतलब ये है कि जो पॉइंट है उसमें से कुछ पॉइंट ऐसे थोड़े से वैलिड पॉइंट है, कुछ पॉइंट ऐसे जो कि अब उसको हम क्या बोले, ठीक है। तो एक तो सबसे वैलिड पॉइंट उनका ये भी है कि जब भी एनटीए और नीट का डेट होता है तो उस डेट का और स्टेट के एग्जाम के डेट में फर्क होना चाहिए, फासला होना चाहिए, ठीक है। हालांकि इस वक्त जो है एग्जाम सितंबर में हुआ और स्टेट के एग्जाम हो जाने चाहिए थे कायदे में, और पेंडेमिक कंडीशन है तो ये डेट वाला पॉइंट थोड़ा सा अच्छा जो है वो अभी उसके बारे में ज्यादा कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार को, गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ एनटीए के अलावा उसको ये भी कोई सर्कुलर जारी करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सभी स्टेट जो है वो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक समान कैसे आ पाए। उठ के एक समान कैसे आ पाएगा मतलब ये नहीं बोल रहा मैं कि सबका लेवल बढ़ा दें या घट कम कर दें। मेरा कहने का मतलब है कि किस टाइम फ्रेम में एग्जाम होना चाहिए उसके लिए सीबीएसई बोर्ड को फॉलो करना चाहिए, सारे के सारे जो है वो स्टेट्स को। अब देखो ऐसा है कि हो सकता है मेरी बात महाराष्ट्र के पर्सपेक्टिव से ठीक हो, पर आसाम के पर्सपेक्टिव से ठीक ना हो, वेस्ट बंगाल के पर्सपेक्टिव से ठीक ना हो, तो खैर लेकिन तब भी एक कॉमन सॉल्यूशन, एक कॉमन फॉर्मूला निकलना चाहिए ताकि पूरे देश के बच्चे जब एक ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको सबको एक बराबर टाइम मिलना चाहिए स्कूल के बाद तैयारी करने का, ठीक है ना। एक वैलिड पॉइंट है। दूसरा इसके अलावा यह है कि एग्जाम का जो पैटर्न है उसको लेकर भी जो है वो कुछ बच्चों ने क्वेश्चन उठाया उन्होंने कि लास्ट मिनट पर आपने जो है वो एग्जाम का जो है वो कुछ दिनों पहले आपने जो है एग्जाम का पैटर्न जो चेंज किया, आपने 180 से 200 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और उनमें से सिलेक्ट करने थे क्वेश्चन, सेक्शन ए सेक्शन बी। ये सब पहले से बच्चों को पता होना चाहिए था सेशन की शुरुआत से। बीच में आपने कैसे चेंज कर दिया है। तो एनटी का इस पर जवाब दिया था कि भाई सिलेबस जो है वो रिड्यूस सिलेबस को सेट करने के लिए हमने ऐसा किया था, पर बच्चों का ये भी कहना है कि उसमें कि जो रिड्यूस सिलेबस को सेट करने के लिए आपने जैसा किया वैसा कुछ दिखा नहीं हमें वहां पर। हमको तो बल्कि पेपर का कॉम्प्लिकेशन लेवल बढ़ा हुआ समझ में आया, हमको ना करते तो बेहतर था। तो खैर सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है और अभी एनटीए ने इस बात को क्लियर नहीं किया है। मैं क्लियर कर दूं, एनटीए ने अभी इस बात को क्लियर नहीं किया है कि जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है वो अगले साल भी वैसा ही रहेगा क्या। जो बोर्ड का सिलेबस रिड्यूस था उसको कंपेंसेट करने के लिए जो 200 क्वेश्चन का जो फॉर्मूला था, जो सेक्शन ए सेक्शन बी और पहली बार बॉटनी और जूलॉजी में बांटा इन लोगों ने, तो वो फॉर्मूला क्या वैसा ही रहेगा, इस बारे में भी कोई क्लैरिटी नहीं आई है। और मुझे लगता है कि यदि वैसा ही रहेगा तो हम लोग भी अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेंगे। अभी एनटीए ने खुद के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी मॉडिफाई नहीं किया है तो हमने भी मॉडिफाई नहीं किया। जैसे ही वो मॉडिफाई करेंगे हम भी अपना मॉडिफाई, उसके पहले न्यूज आते हम भी कर लेंगे। अदरवाइज क्या है, ये वापस यदि पुराने पैटर्न पे आ गए तो फिर हमारे लिए फिर लंबा सा हेडेक हो जाएगा वो चीज। हालांकि मैं वही कहता हूं, जब आप तैयारी करते हैं तो आप ऑप्शंस की तरफ आप ना देखें, आप बल्कि सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ये सोचकर ही चले आप, ठीक है। फिर अब एक नई चीज आपको बता रहा हूं मैं कि नीट 2022 में क्या हो सकता है, ठीक है। जो एक पॉसिबिलिटी, देखिए मुझे अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं मिली है पर मुझे कुछ सोर्सेस से मालूम चला है कि दिस इज वन ऑफ द थॉट प्रोसेस जिस पर काम चल रहा है एनटीए नीट के अंदर, कि वो चाह रहे हैं कि एग्जाम पूरा ऑनलाइन हो। इस पेपर लीक की घटना के बाद ये फोटो खींच के भेजे गए व्हाट्सएप पर, एग्जामिनेशन सेंटर से पेपर बाहर जाने की खबरें आई। मतलब जो एनटीए पेपर लीक की बजाय एनटीए पेपर माल प्रैक्टिस, या हम बोलते हैं उसको कि अनफेयर मींस का इस्तेमाल, जो तरीका सामने आया, चीटिंग केस सामने आया। उसके बाद एनटीए में एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन चल रहा है जहां पर कि इस बारे में वो सोच रहे हैं कि क्यों ना हम पूरा एग्जाम जो है वो पेन पेपर में बेस्ड की बजाय जो है वो पेपर बेस्ड की बजाय से हम कंप्यूटर बेस्ड करते हैं हमको, ठीक है। तो अब ये क्योंकि आईआईटी तो वैसा हो ही रहा है, तो अब यहां पर जो है वो यदि एग्जामिनेशन जो है कंप्यूटर बेस्ड होता है तो उसमें दो तीन चीजें होती है उसमें। एक तो उसमें कई शिफ्ट में एग्जाम होता है और फिर क्वेश्चन जो है सेम नहीं होते। सेम
टाइप ऑफ डिफिकल्टी के क्वेश्चन जो है रैंडमाइज होके आते हैं उसमें। मतलब डिफिकल्टी लेवल सेम रहता है, क्वेश्चन का पैटर्न सब कुछ सेम रहता है, और एक एवरेजिंग होती है। यहाँ पे सेम पेपर एक शिफ्ट में आया, सेम सेकंड शिफ्ट में आया, वो नहीं होता है, ठीक है। वो अंतर आ जाता है उसमें। जैसे पहले एम्स में हुआ करता था कि एम्स का एग्जाम जो था कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम था, उसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता था क्वेश्चन के अंदर, मतलब क्वेश्चन भी चेंज हो जाते थे। तो कहने का मतलब ये कि अभी एनटीए उस पर ही विचार कर रहा है कि भाई कितना सेंटर है, क्योंकि 16 लाख बच्चा नीट के लिए 16 लाख बच्चा बैठता है, तो इस बच्चे को हम कैसे एकोमोडेट करेंगे, इसको हमें 16 लाख बच्चों के लिए कंप्यूटर सेंटर कैसे हमें करना पड़ेगा, किस प्रकार। तो अभी आईआईटी के लिए चल ही रहा है, तो अब वो उसके लिए भी सोच रहे हैं वो लोग कि एग्जाम में कितना डेट होगी, उस सब में बड़े रिसोर्सेज लगते हैं उन सब चीजों में। तो कोई बड़ी बात नहीं कि नीट 2022 जो है वो सडनली एनटीए बोले कि भाई ये तो ऑनलाइन मोड पर होगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी आपको इस बात की प्रैक्टिस करवा दी गई है कि आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें, ऑनलाइन अपना आप जो है वो एडमिट कार्ड कैसे निकालें, यानी अभी कम्युनिकेशन थ्रू पेपर जो है ऑलमोस्ट खत्म होने जा रहा है, ठीक है। तो अब ये भी हो सकता है, दैट मे बी ए पॉसिबिलिटी, गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन दिस, के ये ऑफिशियल न्यूज नहीं है, लेकिन मेरे को मालूम चला है कि भाई इस प्रकार का एक उनके सामने जो है प्रोफार्मा है कि ये भाला काम भी हम कर सकते हैं, है ना। साल में 2 बार नीट के बारे में भी एक विचार पहले भी बोला हुआ, पहले वाले मिनिस्टर साहब ने, दोबारा क्या वैसा हो सकता है। इसमें मेडिकल काउंसिल यहां पर रोल प्ले करता है, यहाँ पे मेडिकल बॉडीज हैं, वो बोलती नहीं भाई 2 बार इंटेक नहीं करेंगे, 2 बार इंटेक करेंगे पूरा एमबीबीएस का कुरिकुलम डिस्टर्ब होगा। कोई इंजीनियरिंग नहीं है ये कि 6-6 महीने में सेमेस्टर पास है, यहां पर तो जो है आपको पूरा का पूरा डॉक्टर्स को अपना शेड्यूल मैनेज कर पढ़ाना होता है। दरअसल क्या होता है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लोगों को लगता है कि भाई किसी भी समय चले जाएंगे, पढ़ा बेस्ट शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर आपको पढ़ाते हैं वो प्रैक्टिस भी करते हैं, वो उनके हॉस्पिटल ड्यूटीज भी होते हैं, तो उन पूरी ड्यूटीज को डबल से रीशेड्यूल करना और 2-2 बैच में डालना वो पॉसिबल नहीं होता। इसलिए एक बार में एक ही सेट, और वैसे ही डॉक्टर की कमी है सरकारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर और हॉस्पिटल्स के अंदर, तो 2 तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन उनका दूसरा प्रस्ताव ये है कि भाई 2 बार एग्जाम ले लेते हैं, बच्चा एक बार देगा, एक सेशन में एक ही बार एग्जाम देगा, और अगली बार तो उससे बढ़ जाएगा क्राउड, वो भी जस्टिफाइबल नहीं कि भाई पेपर का लेवल क्या है। कोई फिर लोग रिट लगाते फिरेंगे, भाई 8 क्वेश्चन उसमें कठिन आ गए थे, हमारे में ज्यादा कठिन आ गए, उनमें सरल थे, हमारे में कठिन है, तो कई चीजें। तो मुझे लगता है कि एग्जाम का पैटर्न जो है वो एवर चेंजिंग है, थोड़ा सा ड्रास्टिक चेंजेस में हो सकते हैं। और अभी एक और चीज आया, अब देखिए कितना सच है मुझे नहीं कह सकता, एक और चीज ये है कि डिपेंडेंसी ऑन एनसीईआरटी बुक शुड बी रिमूव्ड, ठीक है। एनसीईआरटी बुक्स के ऊपर डिपेंडेंसी को रिमूव करके एक यूनिवर्सल सिलेबस बनाया जाए ताकि हर बोर्ड का बच्चा उस एग्जाम की तैयारी कर सके। लेकिन अगेन वही बात होगी, जैसे ही आप ऐसा करोगे तो उसको डिफाइन कौन करेगा, कौन सी बुक उसे डिफाइन करेगी, ये इस रेंज तक ही जाना है आपको। यदि आप मुझसे बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाना है, तो हो सकता है मैं 5 दिन तक आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाता रहूं, तब भी बच जाए वो, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया पे अपनी एक किताब चलती है। तो समस्या वही है कि जब आप सिलेबस डिफाइन करते हो, ओपन छोड़ देते हो उसको आप, तो फिर उसमें बहुत सारी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। तो वो कौन डिफाइन करेगा, क्या सिलेबस को वैसे डिफाइन कर सकते हैं यूनिवर्सल लेवल पे। तमिलनाडु का बच्चा जो हल्ला कर रहा है वो भी अपना तैयारी कर ले, वो राजस्थान का बच्चा तैयारी कर ले, यूपी बोर्ड का बच्चा तैयारी कर ले, एमपी बोर्ड का बच्चा तैयारी कर ले, और हमारी डिपेंडेंसी एनसीईआरटी बुक से बाहर निकल जाए। ये भी प्रपोजल है, क्लियर कर दूं के। अब यदि ऐसा कुछ होता है तो फिर ये वैसा जो पुराने समय का पैटर्न था एग्जाम का, यानी हम लोगों के समय एग्जाम पैटर्न ऐसे ही था। हम लोगों के समय, मैं तो एमपी बोर्ड से पढ़ा हुआ, मैं सीबीएसई बोर्ड से नहीं पढ़ा, एमपी बोर्ड से पढ़ा था मैं। और एमपी बोर्ड की किताबों में हम लोग जो है युगबोध नाम की किताब आती थी उस समय बायोलॉजी की, वो पढ़ा करते थे हम लोग के। हम लोगों ने जब तैयारी कर रहे थे मेडिकल की, तो फिजिक्स में हमने रैसनिक हैलिडे पढ़ा हुआ है, हमने नेल्कन पार्कर पढ़ा हुआ है, हमने बहल एंड बहल, तुली एंड बहल की केमिस्ट्री पढ़ी है, बहल एंड बहल की केमिस्ट्री पढ़ी है हमने जो है वो उस समय जो है बायोलॉजी जूलॉजी के लिए रमेश गुप्ता की जूलॉजी की बुक पढ़ी हुई है हमने के। फिर हमने ऐसी जो है वो कोटपाल और त्यागी की वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट की बुक को पढ़ा हुआ है हमने। फिर हमें जो है अपने पवार, सीवी पवार की जो है हमने जो है वो जेनेटिक्स और साइटोलॉजी, वो किताब सीवी पवार का पढ़ा हुआ है। जो एमएससी बीएससी लेवल की बुक्स थी वो इकट्ठी करके, अरे आपको एक दिन बाजार जाके पीएमटी की तैयारी के लिए किताबें लेके आना पड़ता था। उस समय पेपर जो है वो एनसीईआरटी से आता नहीं था, पेपर ओपन सोर्स था एमपी पीएमटी में, भाई कहीं से कुछ भी आ जाएगा, पढ़ो अब बैठ के आप, है ना। तो एग्जाम का वो लेवल था। फिर धीमे धीमे जब डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया, कट ऑफ भी कम होता था। आप सोचिए कि मेरे समय कट ऑफ थोड़ा ऊपर गया था, अदरवाइज जो है उसके बाद कट ऑफ जो है वो ऑलमोस्ट उसके आसपास जो कट ऑफ था वो ये था कि 1200 नंबर में से यदि आपके 875 नंबर आ गए, 880 नंबर आ गए, आपके 880 मार्क्स आउट ऑफ 1200 आ गए, तो आप सिलेक्ट हो गए। ये उस जमाने की बात है। आज तो कट ऑफ बिल्कुल आसमान को छू रहा है धीमे धीमे।
खैर, वॉट एवर द रीजन, बट वी शुड प्रिपेयर अवर सेल्फ कि भाई कुछ भी परिवर्तन होगा तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट कर लेंगे। छाती पीटने से काम नहीं बनेगा, छाती पीटने से काम नहीं बनेगा। मतलब आपको तैयारी अपनी रखनी पड़ेगी। कुछ भी होगा हम उसके लिए अडॉप्ट कर जाएंगे। और बायोमेंटर्स आपसे प्रॉमिस करता है कुछ भी ये चेंज करेंगे ना, हम अपने आप को झट से अडॉप्ट कर लेंगे। हम कि हमने तैयारी कर रखी है, हम अडॉप्ट कर लेंगे अपने आप को। आपका नुकसान हम नहीं होने देंगे, आप बस साथ चलते जाइएगा। खैर, अब ये तो बात होगी एग्जाम नीट के बारे में। अब एक बड़ा, कई लोग बोलते सर मेरा बड़ा कष्ट है, बड़ा प्रॉब्लम है, मेरी कंडीशन ऐसी है, मेरी कंडीशन वैसी है, तो बड़ा भारी जो है वो अपना कष्ट जो होता है हर आदमी को ज्यादा लगता है, बड़ा लगता है। तो एक छोटी सी कहानी इस पर मुझे याद आई कि एक बार अकबर जो है, बीरबल और अकबर जो है वो अपने महल के एक हिस्से में खड़े होते, बालकनी में खड़े होते महल के नीचे। जो है अकबर का बेटा सलीम खेल रहा था। उस समय 2-3 साल के रहे होंगे सलीम। तो सलीम खेल रहे होते हैं तो अकबर बोलते हैं कि देखो ये सलीम कितना सुंदर लड़का बच्चा है, कितना सुंदर है ना, ऐसा बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। तो बीरबल करते हैं, देखा तुमने देखा क्या इतना सुंदर बच्चा, कि मतलब ऐसा बच्चा ऐसा लगता है कि जो है ईश्वर ने इसको अलग से बनाकर छोड़ दिया, अल्लाह ने इसको। तो बीरबल बोलते नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, बच्चा सुंदर है, इसमें कोई दो राय नहीं, आप जहां पना आपका बच्चा सुंदर है, पर और भी सुंदर बच्चे दुनिया में मैंने देखे। अकबर को बड़ा बुरा लगता है। अकबर बोलता है यार तुम मतलब हमारे मंत्री हो के तुमसे हम अच्छे से बात कर लेते हैं, तुम मतलब अपने आप को समझते क्या हो। बोला लेके आओ, चलो एक बच्चा लेके आओ जो सलीम के बराबर का हो, लेके आओ, चलो जो सलीम के जैसा सुंदर बच्चा हो लेके आओ, चलो बड़ी बातें कर रहे हो। तो बीरबल जो है कहते ठीक साहब मैं कल आता हूं, मिलता हूं आपसे। तो बीरबल अगले दिन आते हैं। एक बच्चा जो एकदम डार्क कॉम्प्लेक्शन का होता है, चेहरे पे कई सारी फुंसियां हो रही होती है, ठीक है, नाक बह रही होती है, बाल बिखरे होते हैं, है ना, और फटे टूटे कपड़े पहना होता है ना, एकदम मतलब समझ रहे हैं आपकी मेरा डिस्क्रिप्शन से आप समझ ही गए होंगे। वो बच्चा लेके आते हैं, है ना, रो रहा होता है ना। तो वो बच्चा लेके आता है। अकबर बोलता है, वो बीरबल बोलते कि साहब बच्चा आ गया, वो देखना है आपको। तो अकबर बोलते चलो सलीम से सुंदर बच्चा कौन, हम भी देखते देखें जरा। और अकबर ने ऐसे ही बच्चा देखा, अकबर का आंख बबूला, क्या मजाक कर रखा तुमने, हमारे सलीम इनसे सुंदर नहीं है, ये सलीम के बराबर सुंदर है, तुमने तौहीन की है, तुमने इस सिंहासन के वारिस की, हमें तुम्हें जेल में डाल देना चाहिए। बीरबल कहता साहब एक मिनट सब्र तो रखो जरा, ये बच्चा कितना सुंदर है ये मैं नहीं बता पाऊंगा, चलो आपको ले चलता हूं। कहां पे वो जाता है अकबर को साथ लेके, तो एक झोपड़ी के आसपास पहुंचते हैं। वहां झोपड़ी में छाती पीट पीट के एक लेडी रो रही होती है। तो अकबर से बोलता है जाए कि पूछिए क्या हुआ। जाते हैं अकबर, बोलते भाई क्या हुआ। तो वो लेडी बोलती है कि अरे जहां पना मेरा बच्चा गुम गया, मेरा बच्चा कल सुबह से मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है, सब जगह ढूंढ लिया है ऐसा। तो अकबर पूछते बच्चा तुम्हारा दिखता कैसा है। अरे मेरा बेटा चांद का टुकड़ा है, बहुत ही सुंदर दिखता है मेरा बेटा, धरती पे कोई वैसा बच्चा नहीं है, इतना सुंदर है, इतना मासूम है, इतना भोला भाला है वो बच्चा मेरा जो है वो। तो अकबर डिस्क्रिप्शन सुन के अकबर बोलते हैं अरे बाप रे। अकबर बोलते हैं इसका बच्चा चांद का टुकड़ा है, इसके बच्चे से दुनिया में कोई दूसरा बच्चा नहीं है, ये माँ बोल रही है इसकी। तो अकबर बोलते हैं कि भैया ठीक है। तो बीरबल बोलते हैं कि आके अंदर बोलते हैं अच्छा ये बच्चा तो तुम्हारा नहीं है। वो बच्चा अपनी माँ को देख के जोड़ दौड़ के आके चिपक जाता है माँ से। माँ उसको बोलते अरे मेरे चांद के टुकड़े, मेरे लाल, मेरे वो आ गए। तो फिर अकबर बीरबल दोनों बाहर निकलते हैं। तो बीरबल अकबर से बोलते हैं कि देखिए हर माँ को, हर पिता को अपनी औलाद, अपनी संतान से अच्छा कोई दुनिया में नहीं लगता, उसे अपना बच्चा चांद का टुकड़ा ही लगता है। अपने बच्चे में अनेकों ऐब हो तो उसके बावजूद उसे बहुत अच्छा लगता है। ये नहीं बोलता मैं कि सलीम में जो है वो युवराज सलीम में कोई जो है वो दोष है। मैं ये बोलता हूं कि इस नजर से देखना बंद करना चाहिए आपको कि अपना ही बच्चा सबसे सुंदर है। ऐसे ही परेशानियां होती हैं कि परेशानियों को भी हम ये देखते कि हमारी परेशानी दुनिया में सबसे बड़ी है। जैसे बच्चा अपना ही सबको अपने बहुत सुंदर लगता है, वैसी परेशानियां अपनी परेशानियां बहुत बड़ी लगती है हमको। हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा कष्ट है। यदि आप दूसरों की परेशानियों को एनालाइज करेंगे आप पाएंगे आपकी परेशानी कुछ भी नहीं है। और यही सच्चे राजा का कर्तव्य भी है कि वो सब भाव रखे, और यही सफलता का मंत्र भी है कि आप परेशानियों और खुशी, सुख और दुख और परेशानियों और बेहतर मूवमेंट को आप एवरेजिंग कर दें उनका। ये सोचिए आपके दूसरे से बेहतर क्या है इसमें। तो आई होप यू गॉट द मैसेज कि आपकी परेशानियां सबसे बड़ी नहीं है। बहुत सारी परेशानियां ऐसी हैं जो इससे भी बड़ी होंगी, परंतु वो उनके बारे में आप जानते नहीं है। इसलिए हमको एक ही बात सोचना है कि जो भी मूवमेंट है, जो भी पल है, वहां पर हमको क्या बेहतर कर सकते हैं, कैसे हम उसमें आगे निकल सकते हैं, ये सोचना है हमको। कि हमेशा उपाय की ओर सोचना है, हमेशा सॉल्यूशन की ओर फोकस करना है, प्रॉब्लम की ओर फोकस नहीं करना है। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। लेट हो गया उसके लिए मुझे माफ करना।